हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं सीएचएम का। फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग लेसन नंबर थर्ड से पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन से। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो किस तरह से वो काम करता है, किस लॉजिक पे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन का। कंप्यूटर के संचालन जब संख्या का जोड़ना हो या फिर घटाना हो, गुणा करना हो, ठीक है, ऐसे ऑपरेशन को करने के लिए हमें एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एएलयू कंप्यूटर का एक गणितीय मस्तक होता है। ठीक है। और एएलयू जो है डिजिटल सर्किट है जो अंकगणितीय और लॉजिक संचालन प्रदान करने में हेल्प करता है। सबसे पहले कि इसमें आप सभी लोगों को हो सकता है जो हमारा नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है। नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर को समझता है, तो हम इसमें नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम कुछ चीज़ें कन्वर्जन करते हैं। हमारे पास डिजिटल नंबर रहता है। उस डिजिटल नंबर को हमें डेसिमल में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता है। ठीक है। जैसे कि आपसे अब क्वेश्चन अगर रहेगा इस तरह कि नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है। अब बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अब इसको आपको किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है। डेसिमल में चेंज करना है, या फिर आपको डेसिमल नंबर दिया रहेगा, उसको आपको बाइनरी नंबर में, ठीक है, चेंज करना है। तो कैसे आप करोगे? ठीक है। हमारे पास नंबर सिस्टम चार टाइप से है। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम कौन कौन है वो देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास फोर टाइप है। कौन कौन है? पहला हमारा नंबर सिस्टम है, उसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। जिसकी बेस की अगर बात करें तो होता है टू, जीरो और वन। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसकी अगर हम बेस की बात करें वो होता है एट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। थर्ड नंबर हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें बेस की तो होता है टेन, जो कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन तक होता है, यानी जीरो टू नाइन तक। और लास्ट हमारा होता है नंबर सिस्टम फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस की बात करें तो होता है 16, और ये 16 जो है पहले 0 to 9, ठीक है, मतलब 0 से 9 तक के नंबर लिखा जाता है, फिर A to F। ठीक है। कैसे लिखोगे? पहले 0 to 9 तक लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 नंबर से। तो 10 में हम यहाँ पे लिखते हैं A B C D E F। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक जाते हैं पहले, जो नंबर में हमारा होता है। इसके बाद फिर जो 10 के बाद हमारा जो नंबर होता है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा होता है क्या? कैपिटल लेटर। ठीक है। कैपिटल या स्मॉल मतलब लेटर में होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चारों हमारे नंबर सिस्टम है। अब इसी नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला यहाँ पे देख सकते हो,
क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें उसे डिवाइड करना होता है। डिवाइड किससे करेंगे, जो बाइनरी नंबर का बेस होगा। बाइनरी नंबर का बेस 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 हमने यहाँ पे लिया, इसके बाद 2 से डिवाइड किया 5, और जो हमारा कैरी होता जाएगा वो यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया, कैरी 1 हो गया, फिर 2 से किया, फिर यहाँ पे 0 हो गया। अब नीचे से लेके ऊपर तक हम ये नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, पहले नीचे से ऊपर लिखेंगे, फिर 1 हो गया, इसके बाद फिर 0। ठीक है, इसके बाद 1, इसके बाद फिर हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे डेसिमल। ये देख सकते हो 10 डेसिमल 25 है। इसका मतलब है कि पहले आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले 10 को डिवाइड करना है। इसके बाद फिर जो डेसिमल में होगा उसके डेसिमल के नंबर को उठाओगे, यानी जैसे 25 है, 25 को उठाया। अब इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करते चला जाना है, और जब हमारा ये नंबर जो है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नंबर आता जाएगा, वो हम इसके लास्ट में लास्ट वाला नंबर उठाकर लिखते चले जाएंगे। जैसे कि 0.50 आया हमारा, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, तो हम इसके लास्ट वाले नंबर को ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक सॉरी ये नंबर हम ले लेंगे, तो ऐसे ही एक एक नंबर हम यहाँ पे लेते चले जाएंगे और आगे हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन इस तरह से अगर आपका आ जाए कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो बाइनरी नंबर हमारा कुछ इस तरह से दिया रहेगा। इस बाइनरी नंबर को आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक एक उठाकर। जैसे यहाँ पे आपने 1 को उठाया, ठीक है, 1 को उठाया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0 को उठाया, इसके बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को उठाया यहाँ पे इसको, और 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0 को उठाया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से किया। इसके बाद फिर जो इधर का नंबर है, इसको मल्टीप्लाई 2 से तो करना है। जैसे 0 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो हाँ हमारा डेसिमल, इधर डेसिमल से इधर जो नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 का काउंटिंग। 0 1 2 3 ये काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे पावर में। और अगर डेसिमल के बाद है तो इस हम माइनस का काउंटिंग करेंगे, जैसे -1 और -2, क्योंकि 0 हमारा सबके लिए सेम होगा। अब इसको जब कैलकुलेट कर दोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी पास वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। अगर आपको जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है और अगर ऑक्टल में पूछ दे, तो आपको क्या करना है, ऑक्टल का जो बेस हमने बताए थे, ऑक्टल का बेस 8 होता है। ठीक है, अब उस 8 से आपको क्या करना है, पहले इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो लिखना है। इसके बाद 25 में आपको क्या करना है, 25 में आपको पॉइंट अगर डेसिमल में है तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा डेसिमल से पहले नंबर आएगा उसको यहाँ पे काउंट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12.2, इस तरह के हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम सभी पढ़ने हैं आपको कि नंबर सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आपका आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बाइनरी एडर। बाइनरी एडर क्या होते हैं। बाइनरी एडर एक डिजिटल सर्किट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडर क्या होते हैं, ठीक है। एडर हमारे पास क्या होता है, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। एडर दो टाइप के होते हैं, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। हाफ एडर कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, हमारा एक सर्किट बनता है, इस सर्किट में हम दो इनपुट देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 0 और 1, अगर हमने यहाँ पे 0 0 दिया या 0 1 दिया, ठीक है। अगर हमें हमने इनपुट ए पे अगर 0 दिया और इनपुट बी पे 0 दिया, ठीक है, इनपुट ये हमारा बी है। अगर इनपुट ए पे 0 दिया, इनपुट बी पे 0 दिया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो सम और कैरी के फॉर्म में आएगा। ठीक है,
तो सम हम अगर करेंगे 0 प्लस 0 करेंगे तो सम हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कैरी देखेंगे तो कैरी तो कुछ है नहीं, तो भी हमारा कैरी में 0 आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा हाफ एडर होता है। फुल एडर में हमें 3 इनपुट देने होते हैं, अभी आगे आप पढ़ोगे। तो बाइनरी एडर एक डिजिटल सर्किट होता है जो दो बाइनरी नंबरों का योग करता है। बाइनरी एडर जो है दो मूलभूत अंगों से बना होता है, हाफ एडर और फुल एडर। तो हमने यहाँ बताया ना कि हमारा जो एडर है वो दो टाइप के हैं, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। ठीक है, ये हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में भी पढ़ते हैं, इसीलिए हमारा या फिर कोई भी हमारा जो सर्किट होता है उसमें ये काम कर रहा होता है, इसीलिए हमारा सीएचएम के अंदर भी है, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपका आएगा। ठीक है, देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है और इसके बारे में बताया गया है। आपको इसको परिभाषा कैसे लिखना है ध्यान से समझना, ये फिगर को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ये हमारा एक हाफ एडर है। ठीक है, हाफ एडर में हमने क्या बताया कि दो इनपुट साइड होगा, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी होगा। अगर हम इनपुट ए में जीरो कोई वैल्यू देते हैं और इनपुट बी में भी अगर हम जीरो वैल्यू देते हैं, तो हमारा हाफ एडर का जो आउटपुट होने वाला है वो सम और कैरी के फॉर्म में आएगा। सम की अगर हम बात करें तो जीरो आएगा, और कैरी की बात करें तो जीरो आएगा। अगर लेट सपोज दैट कि ए के पास हमने इनपुट दे दिया 1 और बी के पास हमने इनपुट दे दिया क्या, 1। ठीक है, यानी हमने ए में भी 1 दे दिया, बी में भी 1 दे दिया। अब हमारा इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखो, जब 1 प्लस 1 करोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में तो आपका आ जाता है कितना, 10। ठीक है, तो 10 जब आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो सम में वैल्यू हो जाएगा 0 और कैरी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सम हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1, क्योंकि इस 0 को आप उठाओगे तो सम में लेकर जाओगे और ये आपका कैरी हो जाएगा जो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो जब भी आप हाफ एडर के अंदर जब जीरो इनपुट दोगे, जीरो जीरो इनपुट दोगे तो जीरो जीरो कैरी और सम आएगा, और वन आपको अगर इनपुट देना है तो कैरी और सम, जीरो सम आ जाएगा और वन कैरी आ जाएगा। इसी तरीके से जीरो और वन दे सकते हो, और वो जीरो और वन, कुछ इस तरह से आप इनपुट दोगे, और जो उसका एडिशन का रूल होता है उस एडिशन के रूल के हिसाब से सम और कैरी आपका आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको लिखना है कि बाइनरी हाफ एडर के अंदर या इसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर यह एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जिसमें कि हम दो इनपुट देते हैं और उसके लिए हमें दो आउटपुट मिलता है, जो कि एक सम और दूसरा कैरी के नाम से प्राप्त होता है। अगर हम इनपुट ए में इस जीरो दें और इनपुट बी में जीरो दें तो हमारी वैल्यू सम में जीरो और कैरी में जीरो आता है। तो इस तरह से आपको लिखना भी है अपने एग्जाम के अंदर। हाफ एडर का अगर सर्किट बनाना चाहते हो, ट्रूथ टेबल देखना चाहते हो, तो इस तरह से बना सकते हो। ये हमारा दो इनपुट साइड है और यहाँ पे हमारा दो आउटपुट साइड है, जो एक हमारा सम आएगा, दूसरा हमारा कैरी आएगा। जैसे हमने बताया कि जीरो और जीरो, जब आप ए में भी जीरो दोगे और बी में भी जीरो दोगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा सम में जीरो और कैरी में भी जीरो आएगा। हमने बताए थे कि जीरो और वन, अगर पहला में आपने जीरो दिया और दूसरा में वन दिया तो आपका जो आउटपुट होने वाला है वो सम में आएगा 1 और कैरी में आने वाला है 0। और जस्ट लाइक अगर हम बात करें, इसमें 1 दोगे ए में और बी में 0 दोगे तो हमारा वैल्यू सबसे पहले सम में आएगा 1 और कैरी में आएगा 0। और एक चीज़ हमने बताया था कि अगर दोनों में 1 1 दे दिया, यानी सम में ए में भी इनपुट ए में भी 1 दे दिया, इनपुट बी में भी 1 दे दिया, तो हमारा जो सम आने वाला है वो आएगा क्या, सम आने वाला है वो आएगा, हमने बताया 0 और कैरी हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा एडिशन का रूल है कि जब 1 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू 10 हो जाती है। लेकिन हम इस 10 को तो दिखाते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे 0 दिखाते हैं और ये कैरी जो है अगला में जुड़ता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कैरी के लिए है एक ऑप्शन, तो हम कैरी में 1 दिखा देंगे और सम में हम 0 दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना हाफ एडर सर्किट का ट्रूथ टेबल एंड सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल में याद रख लेना है कि दो इनपुट होते हैं। ठीक है,
और एक कुछ इस तरह से बनाने हैं और हमें दो आउटपुट भी मिलेंगे, एक सम मिलेगा, एक कैरी मिलेगा और इसमें ए और बी। ये सर्किट बना दिया, आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। अब हम बात करेंगे फुल एडर का। तो फुल एडर में हम तीन इनपुट देते हैं, ठीक है। हाफ एडर में केवल दो इनपुट टर्मिनल होते थे, जबकि फुल एडर में आपको मल्टी बिट इनपुट संख्या देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें हम एक से ज़्यादा देते हैं, यानी दो से ज़्यादा देते हैं। इसमें हम तीन इनपुट देते हैं, तीन इनपुट के लिए भी हमारा आउटपुट दो ही आता है, सम और कैरी, ठीक है। इसमें भी जैसे यहाँ पे ए और बी और सी तीन इनपुट दिए हुए हैं। फुल एडर में दो या दो से या मल्टीपल इनपुट देकर बनता है। जैसे यहाँ पे हमने जीरो दिया, यहाँ पे भी जीरो दिया, यहाँ पे भी जीरो दिया, तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा सम और कैरी क्या आएगा, जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम जीरो वन या जीरो कुछ इस तरह से दे रहे हैं तो भी हमारी वैल्यू जो है कैरी में जीरो आ जाएगा, सम में वन आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो फुल एडर जो है वो मल्टीपल इनपुट देने से बनता है। हाफ एडर जो होता है उसमें हम सिंगल इनपुट, सॉरी, केवल दो ही इनपुट देते हैं। आउटपुट दोनों का सेम आता है, सम और कैरी, उसमें कोई हमारा चेंजेबल नहीं होता। ट्रूथ टेबल देख सकते हो कि अगर आप ए बी सी में तीनों में जीरो जीरो दोगे तो आपका सम और कैरी भी जीरो आएगा। और अगर आपने ए और बी में जीरो दिया, वन में अगर आपने, सॉरी, सी में अगर आपने वन दिया तो आपका कैरी में जीरो और इसमें वन आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी एडर और दूसरे टाइप का नहीं बनाना है, वो हमने जो दो बता दिए, जो फुल एडर और हाफ एडर के बारे में, उसी को बनाने हैं, ठीक है। बीट बाइनरी एडर अगर आपको बनाने हैं तो बहुत सारे फुल एडर को मिला के आप बीट बाइनरी एडर को बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ये पार्टिकुलर 74L583 लॉजिक सिंबल के बारे में पूछेगा तो आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं, जिसमें कि आपका काफ़ी सारे 4 बिट फुल एडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि S1 S2 S3 S4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फुल एडर का इस्तेमाल करोगे। कैरी टू कैरी टू 8 बाइनरी एडर की बात करिए तो इसमें भी आप फुल एडर का इस्तेमाल करोगे। कई सारे फुल एडर मिला के बनते हैं, ठीक है। बाइनरी एडिशन का रूल ये देख लो, फिर अपने से कर लेना कि कैसे होता है। अगर आप जीरो में जीरो को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू जीरो आएगी, अगर आप जीरो में वन को जोड़ोगे तो वन आएगी, वन में जीरो को जोड़ोगे तब भी वन आएगी, और अगर वन में वन को जोड़ रहे हो तो टेन आएगा। लेकिन टेन हम लिखते नहीं हैं, जीरो लिखते हैं, और वन जो है दूसरे में कैरी हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये हमारा बाइनरी का रूल है। दूसरा है सब्ट्रैक्शन का रूल, कि अगर आप जीरो में जीरो को घटाओगे तो आपकी वैल्यू वन आएगी, इसमें आपका जीरो नहीं आएगा। और अगर आप वन में जीरो को घटाओगे तो भी आपका वन आएगा, और वन में वन को घटाओगे तो भी आपका यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जीरो माइनस वन होता है, यानी यहाँ पे 10 - 1 होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो जब कोई बड़ी बाइनरी बिट छोटी बाइनरी बिट से घटाया जाता है तब डेसिमल संख्या के भांति अगले उच्च कॉलम में हमारा जो बोरो किया जाता है, यानी कैरी किया जाता है, ठीक है। और मल्टीपल का भी रूल होता है, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से मल्टीपल और डिवाइडेड ये भी होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है। थर्ड लेसन के अंदर आपका पूछेगा एएलयू के बारे में, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हमने बताए थे कि सीपीयू के पास होता है ये। और हमारे जो मैथमेटिकल जैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो चीज़ें हमें परफॉर्मेंस करने हैं उसके लिए एलयू का यूज करते हैं, जिसमें कि आपको बाइनरी एडर के बारे में पूछेगा। एडर के बारे में हमने बता दिए कि इसमें आपका हाफ एडर और फुल एडर है। तो हाफ एडर एंड फुल एडर के जो डायग्राम है वो आपको तैयार करके अच्छे से जाना है, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अगला हमारे पास फोर्थ लेसन है। फोर्थ लेसन हमारा जो है वो इनपुट आउटपुट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, ठीक है। यानी हम कैसे इनपुट और आउटपुट अपने सिस्टम को देते हैं। तो ये हमारा टोटल पूरा नाम है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो BIOS है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है।
और चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करते हैं, व्यवस्थित किस तरह से करते हैं। BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर या फ्रेमवर्क होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से शुरू करने में समझ बनाता है। सिस्टम शुरू होने पे हमारा BIOS पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं। यह सिस्टम से जुड़ी सभी हार्डवेयर की जांच करने के लिए सिस्टम के बुनियादी रख रखाव को पूरा करता है। जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है। मेमोरी में चल रहे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सभी विभिन्न डिवाइसों में शामिल होते हैं जो हार्डवेयर के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, हमारा जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो रोम चिप के प्री लोडेड होता है, यानी पहले से ही हमारे रोम चिप के अंदर होता है। ठीक है, रैम एंड रोम के बारे में हमने बताए हुए हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि रैम रोम क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टेम्पोररी मेमोरी एंड द रोम मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी। यानी रैम मेमोरी में हम जो डेटा सेव करेंगे वो टेम्पररी डेटा सेव होगा, बिजली जाने पे हमारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। जबकि हम रोम की बात करें तो ये हमारा रीड ओनली मेमोरी है, ये एक परमानेंट मेमोरी है। इसमें हम जो डेटा सेव करेंगे वो हमारा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमारा रैम में डिलीट हो जाएगा, रोम में डिलीट नहीं होगा। यानी ऑटोमेटिक अगर बिजली चली जाती है तो हमारा इसका डेटा सेव रहेगा और इसमें डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट है। तो हमारा इसीलिए रोम में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, हमारा जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसका वर्क किस तरह से या करते हैं या उसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले कस्टम सेटिंग के लिए CMOS सेटअप की जांच करें। ठीक है, पहला हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का वर्क करने का क्रम है कि कस्टम सेटिंग के लिए CMOS सेटअप की जांच करें। इसके बाद संचालन के लिए डिवाइस ड्राइव को लोड करता है। इसके बाद प्रारंभ रजिस्टर और ऊर्जा प्रबंध, फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है, फिर सिस्टम सेटिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर ऐसे कर करके हमें पास कुछ स्टेप है। BIOS कहाँ पे स्थित होती है, तो BIOS हमारा रोम के अंदर स्थित होता है। रोम हमारा क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो PROM, EPROM और तीसरा होता है हमारा EEPROM। ठीक है, पहला हमारा होता है PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा हमारा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट हमारा होता है EEPROM यानी हमारा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा जो BIOS है यानी यह मदरबोर्ड पे लगी होती है जो EEPROM के पास होता है। EEPROM क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है जो चिप में स्टोर होती है। और अगर आपसे ये उल्टा पूछ दे कि EEPROM कहाँ होता है, तो यहाँ से आप इसको हटा देना और बता देना कि रोम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे स्थित होता है, तो आपको बताना है कि रोम के अंदर EEPROM होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वहीं पे हमारा BIOS इंस्टॉल होता है। यह एक नॉन वोलेटाइज है, और नॉन वोलेटाइज और वोलेटाइज के बारे में हमने बताए हुए हैं। वोलेटाइज हमारा जो होता है वो एक टेम्पोरली मेमोरी होता है, और नॉन वोलेटाइज जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइज के अंदर हमारा रोम आ जाता है, और रोम के अंदर हमारा आ जाता है EEPROM। ठीक है, तो उसके अंदर ही हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंस्टॉल होता है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि आपको BIOS के बारे में लिखना है तो आपको रोम के बारे में पता होना चाहिए। रोम में हमने 3 टाइप बताए थे, PROM, EPROM और EEPROM। इन तीनों का कार्य क्या है, पहले कार्य समझो, फिर समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे अपडेट और रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कैसे अपडेट कर सकते हैं और क्यों रीराइट कर सकते हैं, हमारे पास क्यों ऑप्शन है। PROM होता है, ये हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब अगर हम इसमें
कोई भी डेटा अगर सेव करते हैं तो हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एक बार जो हमने इसमें डेटा लिख दिया वो परमानेंट हो जाएगा। जैसे इसका इस्तेमाल आप बैंकों में या स्टेटमेंट के लिए करते हो। ठीक है, यानी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारा है ई पी आर ओ एम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा मेमोरी है जो इसमें डेटा अगर सेव होता है तो इसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है ई ई पी आर ओ एम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा मेमोरी है जिसमें हम अपना जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल की हेल्प से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि इसमें आप इरेज तो कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल की हेल्प से। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को EEPROM के अंदर रखा गया है। कंप्यूटर के आधार पे एक हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के 4 कार्य हैं। एक हमारा पोस्ट मेथड, बूट स्ट्रैप, BIOS ड्राइव और BIOS सेटअप। ठीक है, तो पहला हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट मतलब हमारा पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट के द्वारा हम कंप्यूटर के प्रोसेस, मेमोरी, चिपसेट, वीडियो अडाप्टर, डिस्क कंट्रोल, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड और अन्य घटकों की जांच होती है, वह ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उद्देश्य ये है कि हम अपने कंप्यूटर में किस तरह से डेटा को इनपुट करते हैं और किस तरह से डेटा को आउटपुट करते हैं, इसका पूरा डिटेल। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप आ गया POST। POST का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के मीन्स हो गया कि हमारे कंप्यूटर के प्रोसेस में मेमोरी, चिपसेट, वीडियो अडाप्टर, डिस्क कंट्रोल, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड और अन्य जैसे हमारे पास कंपोनेंट है, उसकी जांच होती है कि वह ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारा है बूट स्ट्रैप लीडर। बूट स्ट्रैप लीडर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव बूट सेक्टर को रीड करता है, यानी हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करता है। यह एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के रोम यानी EEPROM के अंदर स्टोर होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी के कौन से भाग में, तो हमने बताए थे EPROM के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर चालू होने पर प्रोसेस द्वारा स्वचालित रूप से एग्जीक्यूशन होती रहती है। अगला हमारा है BIOS ड्राइव। BIOS ड्राइव क्या है, तो यह एक ड्राइव का संग्रह होता है जहां पे सिस्टम और बूट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर के बीच एक हमारा इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अगला हमारा लास्ट था BIOS सेटअप, जो हमारे मदरबोर्ड और चिपसेट सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन करने में समझ बनाता है। साथ ही साथ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप प्रोग्राम पर आमतौर पर एक मेन आधारित प्रोग्राम होते हैं जो पोस्ट मेथड के आधार पर स्पेशल की द्वारा सक्रिय किए जाते हैं। ठीक है, तो इतने हमारे पास इसके कुछ स्टेप हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। हाउ टू रीसेट BIOS। आप BIOS को किस तरह से रीसेट कर सकते हो। ठीक है, यदि हमें अपने सिस्टम को बूट करने में समस्या हो रही है तो हम अपने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को एक डिफ़ॉल्ट पर रीसेट कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए पावर बटन दबा कर रखें जब तक हमारा सिस्टम पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाता, तब तक हम अपना पावर बटन को दबा कर रखेंगे, और जैसे ही दबा के रखेंगे वैसे हमारा मोबाइल जो है वो रीसेट हो जाएगा। मतलब मोबाइल या सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है तो उसका एक तरीका है कि कैसे आप रिस्टार्ट कर सकते हो। आप सभी को पता है, आप एक मोबाइल चलाते हो तो आपको मोबाइल के बारे में भी पता है कि कैसे रिस्टार्ट कर सकते हो। मॉडल ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र का अगर मॉडल देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मॉडल जो है किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र करता है। अगला हमारा है मोड ऑफ ट्रांसफ़र। इनपुट आउटपुट उपकरणों के लिए केंद्रीय कंप्यूटर के बीच डेटा स्थानांतरण के विभिन्न प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट, इंटरप्रेटेड इनिशियलाइजेशन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA।
इनपुट आउटपुट सिस्टम के कुछ कमांड है जैसे कंट्रोल, टेस्ट, रीड और राइट। इसमें इंपॉर्टेंट देखो दिया गया है, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। BIOS तो आ गया, बस लिख लो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, ये आपका आ गया, ठीक है। 2025 के अंदर ये आपके एग्जाम में आ गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें आइसोलेट इनपुट आउटपुट सिस्टम और मेमोरी मैपिंग के इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट बिटवीन आइसोलेट एंड मेमोरी मैपिंग। आइसोलेट जो होता है वो अलग मेमोरी स्पेस का उपयोग करता है, जबकि मेमोरी मैपिंग की बात करें तो इनपुट आउटपुट मुख्य मेमोरी से मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आइसोलेट का, तो ये सीमित निर्देशों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें इन और आउट इनका यूज किया जाता है। जबकि हम मेमोरी मैप की बात करें तो कोई भी निर्देश जो मेमोरी के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। आइसोलेट जो है वो उपकरणों के एड्रेस को पाथ कहा जाता है, ठीक है। जबकि हम मेमोरी मैपिंग की बात करें, उपकरणों की मेमोरी मैप पर मेमोरी लोकेशन के रूप में माना जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरप्ट इनिशियलाइजेशन इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह प्रोसेस और प्रिफेरल डिवाइस के मध्य डेटा को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड होता है। यह एक इनपुट आउटपुट टेक्निक है। इसके अलावा दो और इनपुट आउटपुट टेक्निक है, जिसको हम लोग इनपुट आउटपुट और ड्राइव मेमोरी एक्सेस प्रोग्रामेबल इनपुट डेटा को प्रोसेस और पेरिफेरल डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसफ़र करने की सबसे सरल इनपुट आउटपुट टेक्निक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे इंटरप्ट वगैरह के बारे में। इंटरप्ट प्रोसेस क्या है कि यह एक उपकरण चालक एक प्रक्रिया की ओर से इनपुट आउटपुट अनुरोध शुरू करता है। डिवाइस ड्राइव उचित डिवाइस के लिए इनपुट आउटपुट नियंत्रक के इंगित करता है जो अनुरोध को आरंभ करता है। डिवाइस इनपुट आउटपुट नियंत्रित को सिग्नल देता है जो इनपुट को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार आउटपुट पूर्ण या एक त्रुटि को उत्पन्न करता है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है, अरे सॉरी, शॉर्ट फॉर्म होता है DMA। इस नाम से पूछता है क्वेश्चन, DMA क्या है। DMA क्या है, ये इस नाम से क्वेश्चन पूछता है। DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर के रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस में बिना CPU का प्रयोग किए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो विदाउट हेल्प CPU ट्रांसफॉर्म रैम मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस विच इज कॉल्ड DMA, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा और रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस में बिना CPU का हेल्प लिए हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी उसमें हमें कोई भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रैम के अंदर। रैम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एज ए टेम्पररी मेमोरी, नॉट अ परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा एक टेम्पररी मेमोरी है जिसमें हम डेटा ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हैं तो हम DMS की सहायता से कर सकते हैं। यानी हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ले सकता है और हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी CPU की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो हमारा DMS क्या प्रोवाइड करता है, डेटा को कंप्यूटर की रैम मेमोरी तक इनपुट आउटपुट डिवाइस में बिना CPU की हेल्प से डेटा ट्रांसफ़र करने का हेल्प, ठीक है। इसमें मेमोरी ऑपरेशन की गति बढ़ती है तथा डेटा ट्रांसफ़र की भी गति बढ़ती है। डेटा ट्रांसफ़र में वही समय लगता है जो मेमोरी से डेटा रीड तथा राइट करने में लगता है। इसमें डेटा एक ब्लॉक के रूप में ट्रांसफ़र होता है। कंप्यूटर में ज़्यादा डेटा CPU के द्वारा प्रोसेस होता है, किंतु कंप्यूटर में कुछ डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो DMS समझ में आ गया। इसमें देखो, इसमें आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि हमारा किस तरह से ये काम करता है। ये आपका एक
डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या करना है कि हमें सीपीयू का इस्तेमाल नहीं करना है, और बिना सीपीयू के इस्तेमाल किए डीएमए की हेल्प से हम अपना जो डेटा है उसको मेमोरी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम यहाँ तक अपना डेटा आने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये काम होता है। ये हमारा एडर है, ये हमारा डेटा है, ठीक है। कंप्यूटर के सिस्टम का रिसोर्स टूल्स, सबसे पहला इनपुट आउटपुट एड्रेस, दूसरा मेमोरी एड्रेस, इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर और डीएमए चैनल, ठीक है। कंप्यूटर के सिस्टम के रिसोर्स हैं ये। तो जो हमारा डीएमए है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और अगला हमारा चैप्टर है 85 माइक्रो प्रोसेसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हैं, 8085 एंड 8086, ठीक है। ये क्वेश्चन दो हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये दो माइक्रो प्रोसेसर हैं, इसमें से ये 100% पूछे जाएंगे। इन दोनों में दोनों हो सकता है पूछा जाए, एक तो 100% पूछा जाता है। तो इसका आपको फिगर अच्छे से तैयार रखना है, एंड देन आपको इसके बारे में अच्छे से बताना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। यह एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी 8085 इज ए माइक्रो प्रोसेसर विच 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इन यूज 1977 में ईटीएल द्वारा NMOS टेक्निक का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला है कि जो हमारा 8085 है, ये एक 8 बिट डेटाबेस होता है। 16 बिट एड्रेस बस होता है जो 64 KB तक एड्रेस कर सकता है, एंड 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। और 8 बिट रजिस्टर जोड़ने में व्यवस्थित, यानी DCBE HSL होता है। 3.2 मेगाहर्ट्ज सिग्नल फेज में संचालित करने के लिए 5 माने पॉजिटिव आपूर्ति को पूरा करता है, ठीक है। अब फंक्शन यूनिट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला कि हमारा ALU आता है, यानी यह एक हमारा जो न्यूमेरिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, यानी जो हमारे न्यूमेरिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और इस तरह के जो चीज़ें होती है, वो हम ALU के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ALU के पास कुछ एमुलेटर होते हैं जो फ्लैग रजिस्टर और टेम्पररी रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर के नाम से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस नाम से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हमारे पास जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका एक डायग्राम आपको बनाने हैं। तो पिन डायग्राम की बात करें तो इसमें टोटल जो है आपके 40 पिन होते हैं, ठीक है। टोटल कितने पिन होते हैं, 40 पिन होते हैं, और 40 पिन का आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहा होगा। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है X1 X2 के नाम से, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट करनी है, ठीक है। रिसेट आउट है, ठीक है। SOD है, SID है, ट्रैप है, RST है, 7.5 6.5 RST 5.5, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 करके स्टार्ट करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे कई सारे डायोड लगे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर BSS है, ये 20 तक हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ 21 से स्टार्ट करेंगे नीचे से ही। 8 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15, कोई बड़ी बात नहीं है, 28 तक जाएंगे। इसके बाद फिर हमारा है SO ALE, ठीक है। 29 30 31 32 RD, फिर S1, फिर रेडी स्टेट में, इनपुट आउटपुट में, रिसेट में, फिर सर्किट आउट में, HLDA में, फिर होल्ड में, है ना। तो इस तरह से आप पूरा 8085 को, फिर लास्ट में VCC है। तो कहने का मतलब है कि पूरे कुछ इस तरह से आप 8085 का फिगर बना सकते हो अच्छे से, ठीक है।
और इस तरह से अगर आपने बना लिया और पूरा नाम लिख लिया तो 100% है कि आपको इसमें से कोई नंबर नहीं काटेगा। तो आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है, एक बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 86 भी तैयारी है, समझो। ठीक है, अब एक एक के बारे में डिटेल भी लिखा है, तो डिटेल तो हम बताऊंगा नहीं, इसे इसका नोट्स हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो टेलीग्राम पे नोट्स पढ़ लेना, ये सारे पिन है, अब पिन के अलग अलग काम है। ठीक है, तो नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाकर RK Study 2.0 भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नोट्स आप ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना। राइट, एक एक के बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारे इतने पिन हैं, 40 पिन है। अब 40 पिन के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, 40 पिन का क्या क्या काम है। राइट, और एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन 80 85 एंड 80 86, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट तो देख लो, डिफरेंट मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी की बात करें तो डेटा बस की साइज, सबसे पहले हम डेटा बस की साइज देखेंगे। तो डेटा बस की साइज की अगर हम बात करें 80 85 में, तो 8 बिट का होता है, इसमें 16 बिट का होता है, नहीं डबल होता है। एड्रेस बस साइज की बात करें, अब यहाँ पे डेटा बस साइज हो गया, अब एड्रेस की बात करेंगे तो इसमें हमारा 16 बिट होता है, इसमें 20 बिट होता है। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा ही रहेगा 80 86 में, क्योंकि 85 पहले आया था, इसके बाद हमारा 86 आया था। फिर क्लॉक स्पीड की बात करें तो 3 मेगा हर्ट्स है, इसमें वेरियस रेंज की बात करें तो 5.8 से लेके 10 मेगा हर्ट्स तक हो सकता है। डेटा साइकिल फॉर क्लॉक की बात करें तो इसमें 50% है, इसमें 33% है, जो कम है। मेमोरी साइज की बात करें तो इसमें 64 KB तक है, आपने अभी देखा था, और इसमें हमारा 1 MB तक है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें 6500 ट्रांजिस्टर है, इसमें हमारा 29,000 तक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो 8086 पिन डायग्राम कुछ इस तरह से है। टोटल इसमें भी 40 आपको पिन मिलेंगे, नाम लगभग सबके सेम है। ठीक है, और इसके काम भी लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और लास्ट हमारा चैप्टर है जो है आर्किटेक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें आपका पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, ये लास्ट चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग देख लो क्या है। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर, एक ऐसी कंप्यूटर है जिसके दो या दो से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग एक सिंगल समस्या का हल करने के लिए किया जाता है, ये हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर में जो कार्य होता है उसे प्रोसेस के मध्य विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात जो मुख्य ऑपरेशन या प्रॉब्लम होती है उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया जाता है, और प्रत्येक सब प्रॉब्लम के समय पे पूरा किया जाता है। ठीक है, हमारा जो पैरेलल प्रोसेसिंग होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कंट्रोल है हमारा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ये प्रोसेसिंग 1 प्रोसेसिंग 2 प्रोसेसिंग 3, ये हमारा मेमोरी के साथ कनेक्ट होगा। तो ये जो हमारा पैरेलल हो रही है, ये हमारा पैरेलल कहलाता है। ठीक है, वर्टिकल जब पूछे तो सीधे सीधे वो लगेंगी, लेकिन अभी पैरेलल पूछा जा रहा है तो आप पैरेलल बनाओगे प्रोसेसिंग को। पैरेलल प्रोसेसिंग के एडवांटेज ये है कि इसमें पैसे और टाइम की बचत होती है, बहुत सारी समस्या को बहुत जटिल तथा बड़ी होती है, तो इसको केवल एक सिग्नल प्रोसेस से हल कर पाना मुश्किल होता है। सीरियल कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेस होता है जो कि एक समय में केवल एक ही कार्य को करता है, जबकि पैरेलल कंप्यूटर का प्रयोग एक समय में बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज की वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर को निर्माण किया गया था। पैरेलल प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर की बात करें तो फॉर जनरल पर्पज, सामान्य उद्देश्य आर्किटेक्चर वे होते हैं जिनका प्रयोग हम आजकल किसी सामान्य कार्य में करते हैं, जैसे सिंक्रोनस, डेटा फ्लो, पाइपलाइन, इन सारे चीज़ों में करते हैं। तो आपसे अगर इसमें पाइपलाइन, डेटा फ्लो या सिंक्रोनस किसी के बारे में पूछ सकता है। फॉर स्पेशल पर्पज अगर असिंक्रोनस की बात करें तो इसमें सिंक्रोनस में दो टाइप के होते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, इसमें पाइपलाइन पूछता है कि पाइपलाइन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया गया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें एक ऑपरेशन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में विभाजित कर दिया जाता है, और सभी सब प्रॉब्लम अलग अलग सेगमेंट में एग्जीक्यूट होती है तथा सारे सेगमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। और दूसरे शब्दों में बोले तो पाइपलाइन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें सीपीयू के हार्डवेयर को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिसके सीपीयू की पूरी एग्जीक्यूशन तथा परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। दिस इज अ फंक्शन इंस्टॉलेशंस एंड द डिकोडर रीड इनपुट कंप्यूटर सिस्टम
और ये पूरा का पूरा आपका पाइपलाइन आपको बनाने हैं, ठीक है, एक पाइप की तरह बनाने हैं सारे स्टेज को। अगर पाइपलाइन में इंट्रैक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसके 5 स्टेज है। इंट्रैक्शन फेज जो प्रथम स्टेज है, जो सीपीयू से वह मेमोरी में एड्रेस को इंट्रैक्शन करता है। इंट्रैक्शन डिकोड की बात करें तो इंट्रैक्शन डिकोड होता है तथा इंट्रैक्शन में प्रयोग किए गए रजिस्टर से वैल्यू को प्राप्त किया जाता है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये तीसरा स्टेज होता है जिसमें एएलयू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, जो गणितीय चीज़ों को करने में हेल्प करता है। मेमोरी इनपुट आउटपुट की बात करें तो हमारे पास जो भी मेमोरी है उसके ऑपरेंड्स को रीड राइट करने के लिए किया जाता है। राइट बुक की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा फैच की गई वैल्यू को मेमोरी में उचित रजिस्टर तक वापस राइट की जाती है। इसी तरह से इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जो लास्ट चैप्टर है उसमें सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन नोट किए गए हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में दो या दो से अधिक स्वतंत्र प्रोसेस आपस में सामंजस्य प्रणाली के तहत जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग में दो या दो से अधिक हमारे पास जो भी सिस्टम है, प्रोसेस है, वो एक साथ जुड़े पड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो या दो से अधिक हमारे पास सिस्टम है। अगर मान लो हमने यहाँ पे वाईफाई दिया है तो ब्लूटूथ, वाईफाई, MP3, जेपीजी, इस सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हैं। यानी मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करोगे वो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। मल्टी स्विचिंग नेटवर्क की बात करें तो मल्टीपल स्विचिंग नेटवर्क जो है मूल घटक दो इनपुट या दो आउटपुट इंचार्ज को हम कहते हैं, ठीक है, जो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ए बी स्विच को 0 और 1। इसमें भी हमारा कनेक्टेड और डिकनेक्टेड होता है। कनेक्टेड आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बाकी बात इसमें 2 स्विच पूछेगा तो इसमें 2 बनाना है, सिंगल पूछे तो आपको सिंगल सिंगल स्विच बनाना है, जैसे हम हाफ हेडर का बना रहे थे, ठीक है। तो यह है मल्टी प्रोसेसिंग। अगला हमारा टाइम शेयर कॉमन बस पूछ सकता है कि टाइम शेयर कॉमन बस क्या होता है, कॉमन बस क्या होता है। तो टाइम शेयर कॉमन बस एक कॉमन बस प्रणाली है जो मेमोरी पाथ पर एक कॉमन पथ के माध्यम से अनेक प्रोसेस होते हैं। इस तरह से हमारा बस, जैसे हमारा ट्री बनता है उस तरह से हमारा टाइम शेयरिंग का है। ये हमारा मेमोरी है, यहाँ पे CPU 1 2 3 4 इस तरह से जुड़े रहेंगे, जो प्रोसेस के संचार का एक आसान तरीका होता है, ठीक है। अगला क्रॉस बार स्विच के बारे में भी पूछ सकता है। क्रॉस बार स्विच जो है सिस्टम में क्रॉस पॉइंट होते हैं जो मेमोरी मॉड्यूल और प्रोसेस बसों रास्तों के बीच चौराहे पे रखे जाते हैं, जो प्रत्येक क्रॉस पॉइंट में छोटा वर्ग एक स्विच का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रोसेस से मेमोरी मॉड्यूल तक मार्ग को प्राप्त करता है। तो आप इस तरह से, जैसे हम रोड में क्रॉसिंग वगैरह करते हैं तो उस तरह से आप अलग अलग चौक बनाओगे, उसको आप लोग अलग अलग MMU के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये हमारा CPU 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा। ये क्रॉस सिस्टम है, ठीक है। दूसरा ये भी बना सकते हो, ये मेमोरी मॉड्यूल डेटा एड्रेस रीड राइट इनेबल, ये मल्टीप्लेक्सर एट्रीब्यूट लॉजिक है। यहाँ पे डेटा एड्रेसिंग कंट्रोल फॉर्मेट्स, ये सारी चीज़ क्रॉस स्विच बना सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था लेसन नंबर 6 तक। ये नोट्स जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। एंड ये क्लास जो है आज के बाद से इतना ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में, यानी जो आपका अगला सेमेस्टर है, जैसे सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, तो सिक्स सेमेस्टर में आप सभी को जल्दी ही क्लास उसकी भी स्टार्ट होगी, उसके बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए गुड लक, सबको अच्छे से नंबर मार्क्स मिले, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए।